वंदे पुरुषोत्तम। पिछले वीडियो में आप लोग श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त श्री सुशील चंद्र बसु जो स्मृति कथा अपनी बताए हैं, वो जो पिछली बार मैंने की थी चक्र से संबंधित बात, उसके आगे की बातें आज मैं कर रहा हूँ, जो इस प्रकार हैं। ठाकुर जी की एक बोली हुई बुक अंग्रेजी में मैसेज, जो मैसेज जब बनी तो उसका कैसे मुद्रण हुआ और प्रकाशन हुआ और कैसे वो लोगों में वितरित की गई, उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा है। और भी बहुत कुछ है। तो मैसेज के मुद्रण और प्रकाशन के बाद उसकी एक कॉपी तत्कालीन कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्री प्रमथ नाथ बंदोपाध्याय के हाथ पड़ी। उस पुस्तक को उनके स्टेनोग्राफर श्री भूषण मित्र ने उन्हें पढ़ने दिया था। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उन्होंने अपने स्टेनोग्राफर से कहा, जो श्री श्री ठाकुर के समीप रहते हैं उनमें से कोई आश्रमवासी क्या यहाँ हैं? श्री भूषण मित्र ने श्री सुशील चंद्र बसु को खबर दी और वो उनके कथानुसार प्रमथ बाबू से यूनिवर्सिटी में ही मिलने गए। उन्होंने उन्हें बैठने को कहा और उसके बाद वह कहने लगे, देखिए, मैं यह नहीं जानता था कि श्री श्री ठाकुर भी विशेष कुछ पढ़े लिखे हैं। जब मुझे यह पता चला कि श्री श्री ठाकुर ने अंग्रेजी में भी पुस्तक लिखी है तो उस समय मैंने यही अनुमान लगाया कि उनके निकट अनेक उच्च शिक्षित व्यक्ति वर्ग हैं। वे ही श्री श्री ठाकुर के नाम पर पुस्तक लिखकर चला रहे हैं। जब मुझे श्री भूषण से वह पुस्तक मिली तो मेरी धारणा ही बदल गई। मुझे इस बात का गर्व था कि मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी जानता हूँ, किंतु उस पुस्तक को मैंने पढ़ा तो मैं यही निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऐसी अंग्रेजी न मेरे लिए ही संभव है और किसी यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट के लिए ही संभव है। अस्तु मुझे बाध्य होकर यह स्वीकार करना पड़ा कि वह वस्तुतः श्री श्री ठाकुर जी की ही अंग्रेजी है। एंड सो वंडरफुल। उसके बाद श्री श्री ठाकुर एवं उनके जीवन और वाणी के विषय में बहुत देर तक बातें होती रहीं। उनके बाद उनसे विदा लेकर श्री सुशील चंद्र बसु जी लौट आए। मैसेज के प्रथम खंड में के प्रकाशन के बाद से ही बीच बीच में श्री श्री ठाकुर अंग्रेजी में डिक्टेशन देते ही रहते हैं। उन वाणियों को करीब 10 खंड में अब तक प्रकाशित किया जा चुका। अंग्रेजी का प्रथम खंड मैसेज जब प्रकाशित हो चुका था तो उसके बाद केष्टोदा ने श्री श्री ठाकुर से अनुरोध किया कि आप छंद या कविता में ऐसी सहज भाषा में कुछ कहें जिससे लड़कियां तथा महिलाएं बड़ी आसानी से समझ सकें। श्री श्री ठाकुर ने हंसते हुए कहा, क्या मैं कवि हूँ जो कविता करूँ? केष्टोदा भी छोड़ने वाले जीव नहीं थे। वह बार बार अनुरोध करने लगे। अंत में बाध्य होकर श्री श्री ठाकुर ने कविता में बोलना आरंभ किया। वास्तव में श्री श्री ठाकुर जी से जो कुछ भी कविता या छंद में लिया गया उसका सारा श्रेय केवल श्रद्धेय केष्टोदा को ही है। जिस प्रकार बाछा धीरे धीरे ठोकर देकर अपनी माँ से दूध खींचता है, उसी प्रकार केष्टोदा भी लगे रहकर श्री श्री ठाकुर के भंडार से उन रत्नों को आहरण किए। श्री श्री ठाकुर के ये छंद या कविताएं अनुश्रुति नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई हैं। मातृभक्ति अटूट जोतो से छेले है कृति तोतो, धर्म सवाई बाच्य बाड़े संप्रदायटा धर्म भरे इत्यादि स्लोगन सत्संग में प्रचलित है और इसका सारा श्रेय श्रद्धेय केष्टोदा का ही है, जिन्होंने श्री श्री ठाकुर से सब कुछ लिया। विभिन्न समय में विभिन्न विषयों के संबंध में श्री श्री ठाकुर ने स्वतः प्रवृत्त होकर कभी अंग्रेजी, बंगला, कभी हिंदी में वाणी दी है, जो विषयानुसार ग्रथित होकर पुस्तकाकार में प्रकाशित हुई। ऐसा कोई विषय नहीं है जिनके संबंध में उन्होंने प्रकाश नहीं डाला है। चाहे समाज हो, राष्ट्र हो या विज्ञान के विभिन्न विभाग हों, इन सारे विषयों में उन्होंने वाणी दी है। एक अभिज्ञ अध्यापक ने व्यवसाय के विषय में उनकी वाणी देखकर कहा, क्या ठाकुर ने किसी दिन कोई व्यवसाय किए हैं? यदि उन्होंने नहीं किया है तो एक अभिज्ञ व्यवसायी की तरह ज्ञान कैसे संचय किया और अभिज्ञ की तरह बातें कैसे की? हर विषय में इसी प्रकार उनका ज्ञान असाधारण है। जिन्होंने न कभी पठन पाठन ही किया है या न ऐसी अभिज्ञता ही प्राप्त की है, ऐसा व्यक्ति के ऐसे ज्ञान को देखकर कोई भी अचंभित हो सकता है। ऋषियों ने कहा है, तस्मिन् ज्ञाते सर्वम ज्ञातम अस्ति,
अर्थात परम कारण को जानने के बाद सारी चीज़ों की जानकारी हो सकती है। जिन्होंने ब्रह्म को जाना है उनके लिए कुछ अज्ञात नहीं रहता है। विभिन्न विषयों के संबंध में श्री श्री ठाकुर की दी हुई वाणियों को सुनकर यही प्रतीत होता है कि उन्होंने आदि कारण को जाना है, इसीलिए उनके लिए ऐसा सर्वज्ञत्व लाभ संभव हुआ है। इससे यही पता चलता है कि प्रकृत ब्रह्मज्ञ पुरुष से कोई भी चीज अज्ञात नहीं रहती है। इसीलिए पातंजल योग शास्त्र में कहा गया है, तत्र निरति संयम सर्वज्ञत्व बीजम। इस प्रसंग में श्री प्रफुल्ल कुमार दास द्वारा संपादित आलोचना प्रसंगे का नामोल्लेख न किया जाए तो विषय अपूर्ण रह जाएगा। अनेक व्यक्ति ने विभिन्न समय में श्री ठाकुर से प्रश्न किया। श्री ठाकुर जी ने उन अमूल्य उपदेशों को किसी ने लिख रखने की चेष्टा नहीं की। श्री प्रफुल्ल कुमार दास ने जब से सत्संग में पूर्ण रूप हाथ बटाया तभी से यानी 1939 से विभिन्न लोगों के प्रश्न एवं उनके उत्तर संकलन कर आज तक आलोचना प्रसंगे नाम की पुस्तक में कई भागों में प्रकाशित किए जा चुके हैं एवं और भी अनेक भाग में प्रकाशित होने की संभावना है। श्री ठाकुर ने अति सरल रूप से जिन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं उन्हें पढ़ने के बाद श्री सुशील चंद्र बसु को उपरोक्त वक्तव्य की सत्यता उपलब्धि हुई। लोग यह कहा करते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने ही श्री रामकृष्ण परमहंस का प्रचार किया, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीम द्वारा लिखित श्री रामकृष्ण कथामृत ग्रंथ ने ही वास्तव में श्री रामकृष्ण देव का प्रचार किया है। उसी प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि परवर्ती युग में श्री प्रफुल्ल कुमार दास की यह आलोचना प्रसंगे ऐसी पुस्तक है जो हर व्यक्ति को समझने के लिए सर्वश्रेष्ठ होगी। श्री प्रफुल्ल कुमार दास सभी के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। सन 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में साइंस कांग्रेस का सिल्वर जुबली उत्सव अनुष्ठित हुआ। उसमें देश विदेश के अनेक वैज्ञानिकों ने हाथ बटाया। श्री ठाकुर जी ने श्री सुशील चंद्र बसु को आदेश दिया, जिन मनीषी वैज्ञानिकों ने इस साइंस कांग्रेस में हाथ बटाया है उन लोगों से जाकर मिलें एवं बातचीत करें। उन लोगों में ऐसे भी कुछ थे जिन्होंने ग्रेट ईस्टर्न होटल या ग्रांड होटल में डेरा डाला था और कोई किसी खास व्यक्ति के निवास स्थान पर ठहरे थे। श्री सुशील चंद्र बसु उन लोगों के कार्यक्रम के विषय में पता लगाए। यह पता चला कि उनका कार्यक्रम प्रातः 8 बजे से आरंभ होता है और अधिक रात तक आलाप आलोचना चलती रहती है। इसलिए बसुदा यह तय किए कि खूब सवेरे ही उन लोगों से जाकर मिलेंगे, क्योंकि इसके सिवा और कोई दूसरा चारा नहीं था। किंतु ग्रेट ईस्टर्न होटल या ग्रैंड होटल में जब बसुदा उन लोगों से मिलने गए तो वहां के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बाहर ही रोककर कहा, बहुत सवेरा है, अभी आप उन लोगों से नहीं मिल सकते हैं। दे वुड बी एनवायर्ड, I cannot allow you to meet them at such an unearthly hour। पर सुशील चंद्र बसु ने कहा कि मैं बहुत आवश्यक काम से उन लोगों से मिलना चाहता हूं। मेरा काम बन जाए इसके लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा, यानी बसुदा को झूठ बोलना पड़ा। तो वैज्ञानिकों का नाम लेकर उन्होंने कहा कि उन लोगों ने मुझे मिलने का यही समय दिया है, क्योंकि इसके अलावा उन लोगों को कोई समय ही नहीं है। रिसेप्शनिस्ट ने से उन लोगों के कमरे का नंबर उन्होंने पूछ लिया और पाँव फटने के पहले ही बसुदा उनके दरवाजे को खटखटाने लगे। उन लोगों ने नाइट ड्रेस में उनसे बातें की और बसुदा जो ऐसे समय में उन्हें उठाए और बातें की, उसके लिए वे जरा भी उनसे असंतुष्ट नहीं हुए। प्रत्युत ठीक उसके विपरीत उन्होंने सादर उनकी अभ्यर्थना की और बैठकर धीर स्थिर हो उनकी बातें सुनी। उन लोगों के ऐसे अमायिक व्यवहार एवं ध्यान मग्न प्रशांत मूर्ति और आंतरिकता एवं भारतीय आदर्श को जानने के आग्रह से बसुदा वस्तुतः मुग्ध हो गए। उस समय बसुदा भारत के ज्ञान वृद्ध ऋषियों की बातें उनके दिमाग में स्मरण हो पड़ी। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन लोगों ने ही पाश्चात्य देश में जन्म ग्रहण कर वैज्ञानिक अनुसंधान में जीवन उत्सर्ग कर दिया है। बसुदा इस प्रकार डॉक्टर जेम्स जीनस, डॉक्टर एडिंगटन, डॉक्टर बटलर, डॉक्टर यूम एवं और भी अनेक वैज्ञानिकों से साक्षात्कार किए और बसुदा से श्री ठाकुर एवं भारतीय आदर्शवाद के विषय में बातें की। उन्होंने
वसुधा की बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना और आनंद प्रकाश किया, और उनकी वसुधा की बातें सुनकर संतुष्ट भी हुए। श्री श्री ठाकुर जी के दर्शन करने की भी उन्होंने इच्छा प्रकट की, पर बहुत दुखित हो उन्होंने कहा, हम लोगों का ऐसा कार्यक्रम है कि एक दिन भी हमें अवकाश नहीं है, क्योंकि जुबली शेष होते ही हमें भारत के विभिन्न प्रांतों में घूमना है। हमें इस बात का बड़ा अफसोस है कि भारत का असली रूप देखने का मौका भी मिला तो उसका हम उपयोग नहीं कर सके। उन लोगों में केवल डॉक्टर इयूम ने श्री श्री ठाकुर का दर्शन करने के लिए प्रोग्राम बनाया, पर दुर्भाग्यवशतः वह आने के पहले ही अस्वस्थ हो पड़े और प्रेसिडेंसी जनरल हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। जब तक वह अस्पताल में रहे तब तक वसुधा हर दिन दोपहर के बाद उनसे मिलने जाते थे और सैया के निकट बैठकर अनेक विषय पर बातें किया करती थी। उनके साथ फराडियन तत्व के विषय में वसुधा ने बातें की, क्योंकि वह फराडे के सहकर्मी थे। भारतीय दर्शन, वेदांत, उपनिषद आदि का वह बड़ा ध्यान देकर पाठ किया करते थे। इन विषयों में उन्होंने वसुधा से बहुत प्रश्न भी पूछा। वसुधा ने भी अपनी योग्यता अनुसार उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। श्री श्री रामकृष्ण के जीवन और साधना के विषय में बातें हुई। उनका एक प्रश्न था, उन्होंने वसुधा से पूछा, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ रामकृष्ण रियलाइजिंग सुप्रीम ब्रह्म कुड वर्शिप फीमेल गॉडेज। वसुधा ने उनके इस प्रश्न का जो उत्तर दिया था वह सुनकर वे संतुष्ट हुए। उनका उत्तर यह था कि भारत का एक साधारण व्यक्ति भी इस विषय को समझता है, जानता है। वह कभी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता है। और आपने तो भारतीय दर्शन शास्त्र, गीता, वेदांत, उपनिषद इत्यादि का अध्ययन किया है, फिर इस छोटी सी बात को समझने में दिक्कत हो रही है, यह मुझे आश्चर्य हो रहा है। भारत की मर्मवाणी को समझने के लिए कुछ दिनों तक भारत में रहने की आवश्यकता है। भारतीय महापुरुष का संग करना चाहिए। सिर्फ पुस्तक पढ़कर शास्त्र का हम मर्म नहीं समझ सकते। वसुधा की बातें सुनकर उन्होंने दुख प्रकट करते हुए कहा, मुझे तो श्री श्री ठाकुर का संग करने का सौभाग्य ही नहीं हुआ है। मैं दक्षिण की ओर जाऊंगा, यदि उस ओर कोई महापुरुष हैं तो आप नाम बताएं। वसुधा बोले कि आप उनसे मिल सकते हैं। उन्होंने रमण का नाम बताया, महर्षि रमण का। उन्होंने वहां जाकर उनसे मुलाकात की। इसके बाद श्री श्री ठाकुर ने 2 विषयों का भार वसुधा पर सौंपा। पहला विषय था एक जाति स्मर के विषय में तथ्य का पता लगाना, एवं दूसरा प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रंथ भृगु संहिता संग्रह करना। इसके लिए वसुधा बाद में 2 वर्षों तक भारत के एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक घूमे। जाति स्मर के विषय में तथ्यादि जाति स्मर कथा ग्रंथ में विस्तृत रूप से लिखे जा चुके हैं, अतः यहाँ उसका जिक्र करने का कोई प्रयोजन नहीं है। भृगु की जन्मपत्री के विषय में वसुधा को कोई जानकारी नहीं थी। यह कहाँ मिलेगी इसका भी उन्हें कोई पता नहीं था। बनारस में 2 एक ऐसे ज्योतिषी थे जिनका यही पेशा था। उनके यहाँ वसुधा गए। उन लोगों से वसुधा कोई तथ्य नहीं जुटा पाए। उनके पास कुछ अंश भी थे तो उसकी बहुत कीमत देने पर उन्होंने उसका नकल करने की अनुमति भी नहीं दी। ज्योतिष शास्त्र के विषय में जब तक कुछ जानकारी नहीं रहती है तब तक भृगु संहिता संग्रह करना संभव नहीं है। इसके लिए वसुधा कुछ दिनों तक ज्योतिष शास्त्र का गहरा अध्ययन भी किए। अध्ययन काल में उनकी ऐसी अवस्था हो गई थी कि स्वप्न में भी वे विभिन्न राशि चक्र देखा करती थी। उनके दिल में यह धारणा पैदा हो गई कि अंत में उन्हें इष्ट चिंता की जगह ज्योतिष चर्चा में सारी शक्ति को लगाना पड़ेगा। अतः ऐसे द्वंद्व काल में वे पुनः श्री श्री ठाकुर के निकट आए और अपने दिल के द्वंद्व को उनके सामने स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इस ज्योतिष शास्त्र के झमेला में मैं पढ़ना नहीं चाहता, फिर भी मैंने सारा भारतवर्ष घूमकर यह पता लगाया है कि प्राचीन ज्योतिष शास्त्र के विषय में किन किन जगहों पर पांडुलिपि है। वसुधा उन्हें अपनी आंखों से देखे हैं। यदि कोई ज्योतिष शिक्षा के प्रति अनुराग रखते हैं तो उनके लिए वे सारे तथ्य भी जुटा सकते हैं। उनकी बातें सुनकर श्री श्री ठाकुर ने कहा, ज्योतिष चर्चा के फलस्वरूप आपके मन की जो अवस्था हुई है, ठीक ऐसी यदि किसी की होती है तो वह वास्तव में ज्योतिष बन सकता है। वसुधा ने कहा, इस विषय में और मेरा कोई आग्रह नहीं है, क्योंकि मैं यह समझ गया हूं कि इस काम में यदि लगा रहूं तो मुझे इष्ट चिंता में बाधा पहुंचेगी। इस प्रकार से श्री ठाकुर से आरजू मिन्नत कर वसुधा ज्योतिष चर्चा की ओर से विमुख हुए।
उनके लिए सबसे मज़े की बात तो यह है कि सारे भारत में परिभ्रमण करने के लिए श्री ठाकुर ने उन्हें केवल 9 रुपये दिए थे और परिभ्रमण करने के बाद भी उन्होंने इन 9 रुपयों को श्री ठाकुर को लौटा दिया। इस परिभ्रमण में उन्हें श्री ठाकुर की अशेष कृपा मिली और वो धन्य हुए। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था मानो वह ठाकुर जी के साथ घूम रहे हैं। जब भी पास में पैसे नहीं रहते थे और वो ठाकुर जी का स्मरण करते थे तो उन्हें ऐसे लोगों से मिला देते थे कि वे सानंद चित्त से उनके सारे खर्च का भार वहन कर लेते थे। उन्हें अपना व्यक्ति समझकर कितने लोगों ने उनका बहुत आदर यत्न किया। घोर संकट में भी ठाकुर की कृपा पाकर वो धन्य हुए और ठाकुर मेरे साथ हैं यह उन्होंने तब समझा जब वो आश्रम में लौटकर आश्रम वासियों से बहुत कुछ सुना। 7 अप्रैल 2024 की पेज संख्या 30 से 34 तक। जय गुरु।